ऐसा कहते हैं कि जितनी ग्रोथ हम देख लेते हैं उतनी ग्रोथ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपने एक इंश्योरेंस एजेंट को कितना ग्रो होते हुए देखा है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की बायोग्राफी बताने वाला हूं जिनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन आगे चलकर उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट का काम किया और आज वो व्यक्ति एक इंटरनेशनल कंपनी का मालिक है। तो दोस्तों ये कहानी है, दरअसल ये कहानी है मिस्टर इयन वॉट्स जिनका जन्म 1962 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में होता है। मिस्टर इयन वॉट्स की मां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी मां जर्मनी से इंग्लैंड में आती है और इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक हॉस्पिटल में वो वार्ड सिस्टर का काम करना शुरू करती है। उनके पिताजी इंग्लैंड के एक लोकल थे। इयन वॉट्स से पहले उनके भाई का जन्म हुआ, वो अपने माता पिता के दूसरे बच्चे थे। वो कहते हैं कि शुरुआती दिनों में गांव के एक छोटे से स्कूल में उनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई और पूरे स्कूल में वो कहते हैं कि पूरे स्कूल में सिर्फ 50 बच्चे ही पढ़ते थे। और आगे चलकर उन्होंने डिप्लोमा इन बिजनेस डेवलपमेंट में किया और पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने उनके गांव के एक बैंक में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम करना शुरू किया। अब ये जो बैंक था, इस बैंक के पास में सारे ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे। इस बैंक में इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव आते थे और मिस्टर इयन वॉट का काम उन रिलेशनशिप मैनेजर जो इंश्योरेंस कंपनी से उनके अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उनके बैंक में आते थे, मिस्टर इयन वॉट का काम उन रिलेशनशिप मैनेजर्स की मदद करना था। अपने बैंक के कस्टमर की नीड को एनालाइज करके वो उनके बैंक के कस्टमर को उस रिलेशनशिप मैनेजर के द्वारा, इंश्योरेंस के रिलेशनशिप मैनेजर के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचा करते थे। ये उनका काम था। अब वो ये जो इंश्योरेंस का जो काम था, इस काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इंश्योरेंस कंपनी में ही डायरेक्ट जाकर काम करूंगा। तो उन्होंने उस बैंक के काम को छोड़कर एक इंश्योरेंस कंपनी में आकर उन्होंने एज अ इंश्योरेंस एजेंट काम करना शुरू किया। दरअसल ये एक बैंक एश्योरेंस चैनल था। बैंक एश्योरेंस चैनल में उन्होंने जहां पर कमीशन बेसिस पर उनका काम था, वहां पर आकर उन्होंने काम करना शुरू किया। अब उस बैंक एश्योरेंस चैनल में करीबन 750 एजेंट्स थे। अब पहले ही साल मिस्टर इयन वॉट टॉप 10 में आते हैं। टॉप 10 के लोग जो सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं उनमें वो टॉप 10 में आ जाते हैं और कंपनी की तरफ से उन्हें एक इंटरनेशनल ट्रिप मिल जाता है। और ये इंटरनेशनल ट्रिप होता है इंडिया के अंदर। इंडिया में वो इंग्लैंड से इंडिया में एक ट्रिप में आते हैं। अब वो कहते हैं कि इंडिया में आना ये उनका ड्रीम था और उनका ड्रीम जो है वो पूरा हुआ। वो इंडिया में आए। इंडिया में उन्होंने दिल्ली देखा। इंडिया में वो कहते हैं मैंने ताजमहल देखा, आगरा देखा, मैंने जयपुर देखा। वो कहते हैं कि मैं गोवा में भी जाके काफी समय रहा। तो इंडिया में उन्होंने अपना अच्छा समय व्यतीत किया और दूसरे साल भी वो 750 एजेंट में से टॉप 10 में आते हैं और उन्हें और एक इंटरनेशनल ट्रिप केनिया में मिलता है। अब उनकी इस ग्रोथ को देखकर वो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें मैनेजर बना देती है, उनका प्रमोशन कर देती है। जहां पर उन्हें एजेंट्स को मैनेज करना होता था, एजेंट्स को कोचिंग करना होता था, एजेंट्स को ट्रेनिंग देना होता था और उन्होंने बहुत ही मजे लेकर अपने मैनेजर का काम किया। और एक साल के बाद 1992 में उनके दिमाग में आता है कि मुझे अब यहां से बाहर निकलना है, देश से बाहर निकलना है और कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मुझे काम करना है। तो उन्होंने इंटरनेशनली देश के बाहर उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया और उन्हें काम मिलता है बहरीन में, जहां पर उन्हें ईगल ब्रोकिंग फर्म नाम की एक कंपनी थी, इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी थी, जहां पर उन्हें काम मिल जाता है। अब वो 1992 में आ जाते हैं बहरीन में। बहरीन में जब वो आते हैं तो उनका काम जो था वो सुपर HNI कस्टमर्स को मैनेज करना था। उन्हें पूरे गल्फ रीजन में, पूरा गल्फ रीजन उनकी टेरिटरी था। तो वो सऊदी में जाते थे, सऊदी अरबिया में उनके कस्टमर्स होते थे, कुवैत में उनके कस्टमर्स होते थे, कतर में उनके कस्टमर्स होते थे, बहरीन में उनके कस्टमर्स होते थे। तो ये जो कंट्रीज थी वहां पे जाकर वो सुपर HNI कस्टमर्स को मैनेज करते थे। अब 1995 में 3 साल के बाद में ये जो ईगल ब्रोकिंग फर्म है ये बन जाती है ज्यूरिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी।
अब ज्यूरिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो बिजनेस हेड होते हैं वो मिस्टर इयन वॉट्स को डिस्ट्रीब्यूशन हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यूरिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में देते हैं, जहां पर उनका काम जो है वो एजेंसी चैनल को मैनेज करना था, एजेंट्स को हैंडल करना था, एजेंट्स को ग्रो करना था, एजेंट्स को ट्रेनिंग देना था और एंड ऑफ द डे एजेंसी मॉडल से ग्रोथ करनी थी, बिजनेस जनरेट करना था। ये जो इयन वॉट्स का काम था, तो उन्होंने उस काम को बकायदा बहुत अच्छे से किया। उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस वहां फॉलो की, उन्होंने बहुत अच्छे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग फॉर्म बनाया, जहां पर जिसकी मदद से वो कस्टमर्स की फाइनेंशियल एनालिसिस करते थे। यूके रेगुलेशन उन्होंने इस कंपनी में इंप्लीमेंट किया, जहां पर ये देखा जाता था, जहां पर इस रेगुलेशन के द्वारा उन्होंने ये इस चीज पे काम किया कि कोई भी मिस सेलिंग ना करे, कोई भी कस्टमर को ओवर सेलिंग ना करे, कस्टमर की नीड के हिसाब से ही कस्टमर को प्रोडक्ट्स जाना चाहिए। उन्होंने इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया। उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इस लॉ को वहां पे इंप्लीमेंट किया कि कोई भी कस्टमर से कैश नहीं लेगा, कस्टमर से चेक ही आना चाहिए। तो काफी सारी चीजों को उन्होंने एज अ एजेंसी हेड, एज ए डिस्ट्रीब्यूशन हेड, उन्होंने ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे एजेंट्स जो है वो प्रैक्टिस करते थे, बहुत ही सुंदर तरीके से एजेंट प्रैक्टिस करते थे। कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रैक्टिस होती थी, तो कस्टमर लंबे समय तक यहाँ पे रहता था। एजेंट को भी काम करने में मजा आ रहा था, एजेंट की भी कमीशन बढ़ रही थी, कस्टमर का भी वहां पे जो है लंबे समय तक कस्टमर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में रहता था। तो बिजनेस बढ़ रहा था, काफी अच्छा बिजनेस उन्होंने ग्रो करके दिया। अब यहाँ पर काम करते करते आ गया था सन 2000। सन 2000 में मिस्टर इयन वॉट्स को काम मिलता है हांगकांग में AIG कंपनी के अंदर। AIG कंपनी के अंदर एज ए हेड डिस्ट्रीब्यूशन मिस्टर इयन वॉट्स को काम मिल जाता है, जहां पर अब उनका जो टेरिटरी था वो साउथ कोरिया था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, इंडिया था। इस टेरिटरी में अब उन्हें काम करना था, उन्हें एजेंसी मॉडल को यहाँ पर इन सारी टेरिटरी में एजेंसी मॉडल को बढ़ाना था। अब यहाँ पर उन्होंने वही सारी प्रैक्टिसेस जो उन्होंने ज्यूरिक में फॉलो की थी, वही सारी प्रैक्टिसेस उन्होंने यहाँ भी फॉलो की। उन्हें प्रोफेशनल वे में एजेंट्स को डेवलप करना था, तो ये सारी प्रैक्टिसेस वो उन्होंने यहाँ भी फॉलो की। अब AIG कंपनी उन्हें उस दौरान कहती है कि आपको इंडिया टेरिटरी पे ज्यादा फोकस करना होगा, अब इंडिया टेरिटरी को आपको ग्रो करना होगा। उसी वक्त AIG का टाइप जो है वो टाटा के साथ में हुआ था इंडिया में। तो इयन वॉट्स को टाटा AIG इंडिया में काम करने के लिए उन्हें फोकस कहा जाता है। तो उस दौरान हांगकांग में बैठकर वो इंडिया को भी हैंडल करते थे। तो काफी दफा उन्हें इंडिया में आना पड़ता था। करीबन 15 दिन वो इंडिया में बिताते थे और 15 दिन वो हांगकांग में बिताते थे। इंडिया में उन्होंने बहुत रिक्रूटमेंट का काम किया, बहुत सारे नए एजेंट्स को उन्होंने इंडिया में रिक्रूटमेंट का काम किया। उन्होंने बहुत सारे ऑफिसेस सेटअप किए इंडिया में। सो बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस उन्होंने यहाँ पे फॉलो की। अब इसी दौरान हुआ ऐसा कि करीबन 2 साल के बाद जब वो AIG में काम कर रहे थे, तो 2 साल के बाद करीबन 2002 में ऐसा हुआ कि इंडिया के जो CEO थे, टाटा AIG के जो CEO थे, वो रिजाइन कर देते हैं। इंडिया में टाटा AIG के जो CEO होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं। तो जो AIG के ग्लोबल हेड थे, ग्लोबल CEO थे, वो इयन वॉट्स को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इयन वॉट्स को कहते हैं, देखिए इंडिया के जो CEO थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो क्या आप इंडिया के CEO बनना चाहोगे? अब इयन वॉट्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने अभी तक कभी भी एज ए CEO काम नहीं किया था, तो उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने बोला, हाँ जरूर मैं CEO का काम हैंडल करूंगा। अब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, लेकिन सर पे एक चिंता तो ले ली, लेकिन एट द सेम टाइम वो कॉन्फिडेंट भी थे कि यस मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा काम उन्होंने ऑलरेडी जो है वो ज्यूरिक लाइफ इंश्योरेंस में किया था। तो 2 दिन बाद जब वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में आकर वो CEO की पोस्ट पर बैठते हैं, तो इंडिया के जो टॉप पोजीशन के लोग होते हैं, जो टाटा के जो टॉप पोजीशन के लोग होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इतना यंग आदमी
करीबन मेरे ख्याल से उनकी एज 38, 39, 40 रही होगी। 2002 में मिस्टर इयन वॉट्स की एज करीबन 38, 39, 40 हुई होगी। तो उन्हें देखकर टाटा के जो टॉप पोजीशन के लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये इतना यंग लड़का इतनी बड़ी पोस्ट को हैंडल कर पाएगा क्या, अपनी ड्यूटीज को ये जस्टिफाई कर पाएगा। अब इयन वॉट्स जैसे ही सीईओ की पोस्ट हैंडल करते हैं वो बहुत एनर्जी के साथ में अपने काम को करने लगते हैं और लगातार वो कामयाबियों को हासिल करने लगते हैं, लगातार कामयाबी को हासिल करने लगते हैं और वो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। वो उनका पहले साल का, दूसरे साल का, लगातार 3 साल उनका जो टारगेट था वो अपने टारगेट का 100% अचीव कर रहे थे। तो दरअसल उन्होंने बहुत सारे एजेंट्स के रिकॉग्निशन के प्रोग्राम बनाए। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे एजेंट्स रिकॉग्निशन के प्रोग्राम बनाए। उन्होंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। कोई भी नया एम्प्लॉय जब काम पे लगेगा तो कम से कम 5 दिन की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी था। अगर वो सीनियर एम्प्लॉय है तो 5 दिन की ट्रेनिंग एचआर के द्वारा होने के बाद उन्हें और 5 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती थी और वो 5 दिन की ट्रेनिंग देने के लिए इंटरनेशनल स्पीकर्स आते थे। तो ऐसी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उन्होंने फॉलो की, उनके पास जो स्टाफ आ रहा था वो बहुत ही हेल्दी स्टाफ आ रहा था। उस दौरान उन्होंने, मिस्टर इयन वॉट्स ने काफी सारे नए प्लान पर भी काम किया, जैसे कि उनका टाटा महालाइफ प्लान बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड अंडरराइटिंग का हेल्थ प्लान निकाला। अब उनका ये प्लान जो है रूरल एरिया में बहुत ज्यादा काम किया। अब रूरल एरिया में उनका ये प्लान बहुत काम किया, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया क्योंकि सिंप्लीफाइड अंडरराइटिंग वाला प्लान था और बहुत सारे लोगों ने इसे बाय किया, उनके फायदे का प्लान था ये। अब उनका, क्योंकि ये इतना अच्छा प्लान था, बहुत सारे लोग खरीद रहे थे, तो उनके इस प्लान को यूके डेवलपमेंट फंड ने रिकॉग्नाइज किया। और क्योंकि वो यूके डेवलपमेंट फंड जो है वो रूरल एरिया के लिए काम करता है वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने एक ग्रांट भी सैंक्शन कर दिया, टाटा एआईजी को एक ग्रांट सैंक्शन कर दिया, जिससे टाटा एआईजी का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरी दुनिया में। तो उन्होंने टाटा एआईजी के नाम को भी बड़ा कर दिया। इस तरीके से मिस्टर इयन वॉट्स के जो है हर स्टेप जो है बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे थे, हर चीजें जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे बहुत ज्यादा कामयाब हो रही थी। और इसी वजह से उनके इस प्लान की वजह से टाटा का जो हेल्थ प्लान उन्होंने क्रिएट किया था रूरल एरिया के लिए वो बहुत उस प्लान के जरिए लाखों पॉलिसीज मिस्टर इयन वॉट्स को मिली और बहुत नाम हो गया उनका। पूरा टाटा एआईजी ग्लोबल लेवल पर उन्हें बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिली जिस तरीके का काम उन्होंने इंडिया में किया। अब उनके इस काम को देखकर 2006 की बात है कि चाइना में एआईजी का बिजनेस बहुत ज्यादा, वहां के कुछ लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से उनका चाइना में बिजनेस बहुत नीचे आ रहा था। तो अब एआईजी ने सोचा कि क्यों ना मिस्टर इयन वॉट्स जो इंडिया में इतना अच्छा उन्होंने बिजनेस सेटअप किया है, क्यों ना उन्हें चाइना में भेजा जाए और चाइना में जो उनकी नैया डूब रही है उस नैया को तारने का काम जो है हम इयन वॉट्स को देते हैं और वो इयन वॉट्स को भेज देते हैं चाइना। अब चाइना में जब आते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि क्या रीजन है कि ये बिजनेस जो है चाइना में नीचे जा रहा था। उन्होंने एनालाइज किया कि वहां पर चाइना के लॉज एंड रेगुलेशन का कुछ ऐसा था कि वो अपने बिजनेस को ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते, उन्हें एक लिमिटेड एरिया में ही काम करना था। तो अब उन्होंने सोचा कि अब ये जो है ज्यादा लोगों को हम रिक्रूट नहीं कर सकते, ज्यादा पूरे चाइना में तो हम फैला नहीं सकते हैं, तो हमें लिमिटेड लोगों के साथ में ही काम करना होगा और लिमिटेड लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर उन्होंने फोकस किया और उन्होंने इस एरिया पर काम किया और वो बहुत ज्यादा सक्सेस हुए। अगेन चाइना में उन्होंने भी अपने बिजनेस को, जो इंडिया में प्रैक्टिसेस की वो सारी प्रैक्टिसेस उन्होंने चाइना में की और चाइना में भी बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो किया। 2008 में मिस्टर इयन वॉट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है एस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करने की। अब एस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आगे चलकर जो बन जाती है चब इंश्योरेंस कंपनी। दरअसल हुआ क्या, एस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मिस्टर इयन वॉट्स तो आए
लेकिन 2008 में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसकी वजह से एस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं एक्सपांड करेंगे, वो सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में ही काम करेंगे। तो चब इंश्योरेंस कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो सिर्फ जनरल इंश्योरेंस का काम करेंगे, जिसकी वजह से मिस्टर इयन वॉट्स को जो है वो चब इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ना पड़ता है। और ये बात थी 2008 की, करीबन 1 साल वो वहां पे काम करते हैं, लेकिन 2009 में जब वो इस कंपनी को छोड़ते हैं तो 2009 में उन्हें लिम्रा एंड लोमा, जो कि वर्ल्ड वाइड एक ट्रेनिंग, वर्ल्ड लेवल की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लिम्रा एंड लोमा, इस कंपनी में उन्हें ग्लोबल ट्रेनिंग हेड का जॉब मिल जाता है। ग्लोबल ट्रेनिंग हेड का जॉब उन्हें इस कंपनी में मिल जाता है और सेम प्रैक्टिसेस, वही सारी प्रैक्टिसेस जो उन्होंने इंडिया में फॉलो की थी, वो सारी प्रैक्टिसेस वो लिम्रा एंड लोमा कंपनी में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर उनकी जो टेरिटरी होती है वो मेनली उन्हें इंडिया और चाइना ही मिलती है। इंडिया और चाइना उनकी मेन टेरिटरी होती है। वो अपने उन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। अब उनकी जो सोच थी, कई साल लिम्रा एंड लोमा में काम करने के बाद, करीबन 10 साल वो इस कंपनी में काम करते हैं। अब उनकी सोच थी कि अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच थे इंडिया से और चाइना से, बहुत ज़्यादा गहराई से इन दोनों कंट्रीज को वो देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इंडिया और चाइना डिजिटली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब वो डिजिटलाइजेशन को लिम्रा एंड लोमा में लाना चाहते थे और डिजिटलाइजेशन के थ्रू अपने काम को 10 गुना 100 गुना बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि लिम्रा एंड लोमा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर रही है। वो जो ट्रेडिशनल वे से ही जो है चीज़ों को कर रही है। वो बुक्स का यूज़ करते हैं, वो क्लासरूम्स लेते हैं, बुक्स का यूज़ करते हैं। तो वो ट्रेडिशनल वे से जो स्पीड आनी चाहिए, वो स्पीड वो वहाँ पे नहीं दिला पा रहे थे और एट द सेम टाइम वो अपने मैनेजमेंट को कन्विंस भी नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेट फील करने लग गए वहाँ पे। और एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया, एक दिन यानी कि 2019 में उन्होंने डिसीजन लिया कि ये सारी चीज़ें क्योंकि अब मैं वहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इन्हें इंप्लीमेंट तो करूँगा। और उन्होंने एक अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर दी, इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल नाम से। तो 2019 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल नाम से, और पूरे देश से, पूरी दुनिया से जो बहुत ही ज़्यादा कामयाब लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ में जोड़ा। और उनका आइडिया अब ये है, इस ऑर्गेनाइजेशन में उनका आइडिया ये है कि दुनिया के जो कामयाब लोग हैं, उनके ज्ञान को, उनके एक्सपीरियंस को वो डिजिटली पूरी दुनिया के एजेंट्स तक, छोटे छोटे एजेंट्स तक वो एक्सपीरियंस लोगों के ज्ञान को पहुंचाएंगे और जिस लैंग्वेज में, जो उनकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में पहुंचाएंगे। अब जैसे नॉलेज तो ले लिया उन्होंने, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को लेकर उसका नॉलेज लिया, अब उस नॉलेज को वो चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में, उसी नॉलेज को इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में, तो जिस देश की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वहाँ के एजेंट्स तक पहुँचाने का, ऐसा उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल है। अब जरा सोचिए, अब जरा गौर कीजिए, अब जरा फ्लैशबैक में जाइए कि एक लड़का जिसका जन्म एक छोटे से गांव में होता है, इंश्योरेंस एजेंट का वो काम करता है, और आज वो लड़का एक इंटरनेशनल कंपनी का, जिसकी सोच इतनी बड़ी है, इस कंपनी की सोच इतनी बड़ी है, इंटरनेशनल कंपनी का मालिक बन जाता है। तो ये जो कहानी है, ये जो बायोग्राफी है मिस्टर इयन वॉट्स की, इनका जो तजुर्बा है, करीबन 35-40 सालों का तजुर्बा, एक छोटे से गांव से निकलकर एक इंटरनेशनल कंपनी के मालिक तक का, ये तजुर्बा देने के लिए, ये इतने सालों का तजुर्बा देने के लिए मिस्टर इयन वॉट्स इंडिया में आ रहे हैं नेशनल मेगा माइंड शो प्रोग्राम में, और ये अपने इतने सालों के तजुर्बे से हमें बताएंगे कि ग्रोथ के सीक्रेट्स क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि क्या इतने अच्छे तजुर्बे को जो हमें मिलने वाला है, क्या हमें किसी भी परिस्थिति में इस तजुर्बे को मिस करना चाहिए? बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप नेशनल मेगा माइंड शो, ये जो 3 दिन का लर्निंग शो है, इस शो को 15 अप्रैल से पहले बुक करते हैं, शो के बाद 12 ग्रुप डिस्कशन आपको फ्री में मिलने वाले हैं। यानी कि
जो 12 स्पीकर्स इस नेशनल मेगा माइंड शो में हमें ग्रोथ के सीक्रेट्स देने वाले हैं, इन सारे सीक्रेट्स को हमें वन बाय वन हमें अपनी जिंदगी का, हमें अपने काम का, हमें अपने प्रोफेशन का हिस्सा बनाना है। वो हम एक्टिविटी इन ग्रुप डिस्कशन में करने वाले हैं, यानी कि मंथन करने वाले हैं। हर एक स्पीकर को लेकर, उनकी बातों को लेकर हम मंथन करेंगे और उनके दिए हुए नॉलेज को हम अपने प्रोफेशन का, हम अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। तो किसी भी परिस्थिति में आप इस नेशनल मेगा माइंड शो को मिस मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।